हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उस बुक के एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो अंदर में क्वेश्चन दिया रहता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका एग्ज़ाम है कल से परसों में, एक दो दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा चांसेस है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा रहने की चांसेस है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, और आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन सर बना रहे हैं, और कितना नंबर का क्वेश्चन, शायद 40 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी हम लोग को भी नहीं बताया गया है कि कितना नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अप्रॉक्स, और कितना एमसीक्यू है, कितना शॉर्ट है, कितना लॉन्ग है, कितना ट्रू फॉल्स है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑलराइट, तो सब सरप्राइजिंग रहेगा उस दिन, मतलब हम सबको भी उसी दिन पता चलेगा, और आपको भी जब हैंड में क्वेश्चन दिया जाएगा तभी पता चलेगा। तो कोई बात नहीं, सरप्राइजिंग है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आजकल हर चीज़ मतलब सरप्राइज़ ही अच्छा लगता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना जो है कंटेंट है उसको अच्छे से कवर करें, और हम इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है एनसीईआरटी के कंटेंट एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसको समझने में, उसको और बेटर उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको बेहतर करेगा। ऑलराइट, यदि आपको आ रहा है तो आप चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, और जहाँ नहीं आ रहा है उसको आप सुन सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में जैसा भी है आपको अच्छे से उसको आंसर देना है। यदि आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो चाहे शॉर्ट है, लॉन्ग है, एमसीक्यू है, आप उसको अच्छे से कवर करेंगे, और हम लोग ने क्लास में भी इस पर अच्छे से काम किया है। ऑलराइट, इसके अलावा किसी को कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको जो होगा हेल्प करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और इसका सारा क्वेश्चन हम करेंगे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कम से कम जो हमारे पास मटीरियल है उसको तो अच्छे से हम कर लें, और बाद बाकी छोड़ देते हैं सब ईश्वर पे। मन का हो तो अच्छा हो, मन का ना हो तो और भी अच्छा हो। तो कम से कम जो हमारे पास अवेलेबल है उसको बेहतर कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है पेज नंबर 3 पर है आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। इसमें से कौन है, जो कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन मैटर्स। इस क्वेश्चन को हम क्लास में भी डिस्कस किए हैं, फिर से एक बार कर देते। देखिए, जानते हैं मैटर्स का डेफिनेशन को जो फुलफिल करेगा, जो भी सब्सटेंस मैटर के डेफिनेशन को फुलफिल करेगा वो हमारा मैटर होगा। एनीथिंग विच हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसके पास वेट हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो मैटर के कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तीन सारे एग्जाम्पल देखिए, चेयर हो गया, एयर हो गया, स्मेल, एलिमेंट्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब क्या है तो मैटर है। इसके अलावा जो हमारा लव है, हेट है, थाउट है, ये सब कोई मैटर नहीं है। ऑलराइट, जो प्रेम, घृणा और विचार वगैरह सब कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इस यहाँ ना तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना इसमें कोई वॉल्यूम होता है। तो याद रखें, जो हमारे मैटर के डेफिनेशन को फुलफिल करेगा वही हमारा मैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ जो ऑब्जर्वेशन दिया उसका आपको कारण बताना है। फर्स्ट है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। मतलब जो गर्म खाना रहता है उसका स्मेल, आप अगर दूर भी रहते हैं तो आपको आसानी से वो आपके पास पहुंच जाता है, स्मेल उसका, जो सुगंध कह सकते हैं। लेकिन वही ठंडे खाना का स्मेल लेने के लिए आपको उसके बहुत पास जाना पड़ता है। तो हम लोग ने इसके कंसेप्ट को पढ़ा था कि जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूज़न जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हॉट फूड है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट फूड है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, और डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा तो चीज़ें जो है दूर दूर तक फैलेगी, तो आसानी से आपके पास वो स्मेल आ जाएगा। और जो कोल्ड फूड होता है उसमें टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, तो डिफ्यूज़न बहुत धीरे होता है, उसका इंटरमिक्सिंग एयर में आसानी से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमको उसके क्लोज जाना पड़ता है, तब जाके हमको उसका स्मेल आता है। तो बस डिफ्यूज़न और टेम्परेचर को रिलेट कर देना है। आपको ना कीवर्ड पता होना चाहिए दोस्तों। कीवर्ड यदि आपको पता है हर टॉपिक का कि किस में क्या लिखना है, तो आप आसानी से अपने शब्दों में उस चीज़ को लिखा जा सकता है। 9th-10th के बच्चों जो हैं, या 8th के भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 7-8 के स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ये अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप अपने शब्दों में लिखें, और हर एक बच्चा अपने अपने शब्दों में कुछ अलग अलग चीज़ें लिख सकता है। लेकिन जो कीवर्ड होगा, जैसे यहाँ कीवर्ड क्या है, यहाँ 3 ही चीज़ कीवर्ड है इस क्वेश्चन में, डिफ्यूज़न, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर। बस इसी में सेंटेंसेस को अच्छे से कोरिलेट कर देना है, आपका आंसर बेटर हो जाएगा। चाहे कोई इसके अलावा कुछ भी लिख सकता है, लेकिन अगर ये कीवर्ड है तो आपका आंसर बेस्ट माना जाएगा। ऑलराइट, तो कीवर्ड याद रखें। जो हमारा हॉट फूड है आसानी से हमारे पास पहुंच जाता है, उसके पीछे कारण है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और जो कोल्ड फूड है इसका अपोजिट हो जाएगा, डिफ्यूज़न कम, टेम्परेचर कम होता है। ऑलराइट, हम बार बार वही कहते हैं कि आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि हर आंसर को आप 9th-10th में यहाँ पर रटा नहीं जा सकता है, लेकिन कीवर्ड आपको पता हो तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रो, एक तैराक है जो आसानी से कट थ्रो वाटर इन ए स्विमिंग पूल, मतलब स्विमिंग पूल में आसानी से वो तैर पा रहा है, अपने हाथों से पानी को पीछे कट करके फेंक रहा है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, यह मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, हम सब जानते हैं कि जो पानी है ना, लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आसानी से उसको हम डिस्प्लेस किया जा सकता है। देखिए, द फिनोमेनन ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर सो डैट मैटर हैज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो कीवर्ड यहाँ पर क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस होता है, तो आसानी से हम उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए डाइवर जो है अपने हाथों को स्विमिंग पूल में आसानी से तैर पाता है। ऑलराइट, स्विमिंग पूल में हो सकता है, या अगर वेलोसिटी किसी खास स्पीड वेलोसिटी से अगर हवा हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो हम अपने क्या करेंगे, वो उसका दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ज़्यादा होने के कारण कि डाइवर जो है आसानी से उसको कर पा रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो यहीं से होता है कि मैटर का डेफिनेशन, उसके बाद मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए और आसान सा कैरेक्टरिस्टिक्स से ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर का पार्टिकल्स होता है उन सब के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ऑलराइट, जिसको हम इंटरमॉलिकुलर स्पेस भी बोलते हैं। सेकंड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर का पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। मैटर का जो पार्टिकल्स है उन सब के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में उसके कंपेरिजन में कम होता है और किसी में बहुत कम होता है। और इसी से हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के बारे में आगे उसको पढ़ते हैं। फिर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। मैटर का जो पार्टिकल होता है बहुत ही छोटा होता है। इसका हमने एक्सपेरिमेंट भी जो हमारे बुक में दिया हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट वाला, कि उसका अगर हम उसको बार बार डाइल्यूट कर रहे हैं फिर भी वो हर एक डाइल्यूशन के बाद भी कहीं ना कहीं पोटेशियम परमैंगनेट का जो है सॉल्यूशन है नेक्स्ट वाटर में ट्रांसफ़र होते रहता है, उसका जो पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते रहता है, तो उसका साइज जो है बहुत छोटा होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी तो कम से कम लिखा जा सकता है। ये आपका पेज नंबर 3 पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पेज नंबर 6 पे है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ किसी भी सब्सटेंस का जो मास पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको आप डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाना है। जैसे एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, हनी है, वाटर है, चॉक है, कॉटन है, आयरन है। तो हम अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर देख सकते हैं कि जैसे आयरन हो गया हमारा, या जो हमारा जो सॉलिड होता है उसका जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, और आयरन का तो डेंसिटी वैसे भी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, हमारा आयरन हो जाएगा। फिर हो जाएगा चॉक वही जिसको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं चॉक, वो हो सकता है। फिर कॉटन, ये सभी क्या लगभग सॉलिड के जैसे है, तो ये सॉलिड होगा तो सॉलिड का ज़्यादा होगा। फिर लिक्विड में आएंगे, लिक्विड में देखिए वाटर और हनी में, हनी थोड़ा डेंस होता है तो हनी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, वाटर का कम होता है उसके कंपेयर में। गैस में एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जो चिमनी से जो गैसेस निकलती है उसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर कई सारा जो हाइड्रोकार्बन भी मिक्स रहता है, और एयर का डेंसिटी तो सबसे कम होता है। ऑलराइट, तो सबसे कम गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। हमको अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करवाना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम इसको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। मतलब जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं इसके बारे में आपको बताना है, और इन सब चीज़ों पर आपको नोट्स लिखना है, एक प्रकार से कमेंट करना, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको लिखना है। रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होता है, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इन सब चीज़ के बारे में आपको लिखना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर लॉन्ग में आ जाता है या शॉर्ट में आ जाता है तो ये क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए, और अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग का पूरा कंसेप्ट तो इसी के इर्द गिर्द है। सबसे पहले देखिए सॉलिड में हम क्या लिखेंगे। सॉलिड का एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड डू नॉट टेंड टू फ्लो, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होता है, सॉलिड आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है। सॉलिड रिजिड होता है। ऑलराइट, सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, जो कड़ा हो, टाइट हो, उसको हम रिजिड बोलते हैं। फिर जनरली सॉलिड हैव ए डेफिनिट शेप विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। जो सॉलिड होता है बहुत ज़्यादा, मतलब उसका शेप तो डेफिनिट होता है, कुछ एक्सेप्शन है जैसे स्पंज, रबर बैंड, ETC क्या है कि हमारा ये एक्सेप्शन है सॉलिड, लेकिन इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है, क्योंकि हम
स्पंज को प्रेस कर सकते हैं, आसानी से कंप्रेसिबल होता है। रबर बैंड भी आसानी से स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन है वो सॉलिड ही। जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तब वो जाके स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जैसे ही फोर्स को हम बाहर कर लेते हैं तो वो अपने शेप को दोबारा रीगेन कर लेता है। फिर सॉलिड जनरली इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को जनरली हम कंप्रेस नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्पंज और रबर बैंड इन सबको हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब उसको दबा के उसके साइज को कम कर देना, शेप या साइज को कम कर देना, वो होता है कंप्रेसेबल। फिर लिक्विड, लिक्विड हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट होता है, शेप उसका डेफिनिट नहीं होता है। लिक्विड टेंड टू फ्लो, या लिक्विड को कह सकते हैं उसमें फ्लूइडिटी होता है, लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकता है। लिक्विड रिजिड नहीं होता है, लिक्विड आर नॉट रिजिड। लिक्विड डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप, शेप उसका डेफिनिट नहीं होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में रख देते हैं उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड भी लगभग इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन कुछ हद तक हम सॉलिड के कंपेरिजन में इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो लिक्विड के बारे में ये सारा डिफरेंस हम लिख सकते हैं उनके बारे में। गैसेस देखिए, गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम, गैसेस का ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ना ही उसके पास डेफिनिट शेप होता है। कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड और केप्ट, मतलब वो उस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है जिसमें उसको हम रखते हैं। गैसेज ऑल्सो टेंड टू फ्लो, गैसेज के अंदर भी फ्लूइडिटी होता है, जो फ्लो कर सके उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। गैसेज रिजिड नहीं होता है, गैसेज डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप, इसका कोई डेफिनिट शेप ही नहीं होता है। और गैसेज आर हाईली कंप्रेसेबल, गैसेज को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अपने बुक में एलपीजी के बारे में बताया कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है वो होता है गैस, लेकिन उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस करके हम उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका जो कमर्शियल यूज़ के लिए या फिर घर में डोमेस्टिक यूज़ में उसका यूज़ होता है। ऑलराइट, तो गैसेस के बारे में ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब देखिए जो कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमको कमेंट करना था उसको हम देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट, रिजिडिटी क्या होता है? तो प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड रिजिडिटी। यह एक किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके कारण जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने शेप को मतलब रिगेन कर लेता है, रिटेन कर पाता है। मतलब अगर चेंज भी हो जाए तो वो दोबारा उस शेप को ले आता है। रिटेन इट्स शेप, या अपने शेप को मेंटेन करके रखता है, अपने शेप और साइज को, उसी को क्या कहते हैं? रिजिडिटी कहते हैं। इसको ध्यान रख सकते हैं कि प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप एंड साइज, अपने शेप और साइज को रिटेन कर पाना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है तो उसी को हम रिजिडिटी कहते हैं। तो शेप और साइज को रिटेन कर पाना ये यहाँ पर कीवर्ड हो सकता है, इसको ध्यान रखा जा सकता है। जैसे सॉलिड रिजिड होता है जबकि लिक्विड और गैसेज रिजिड नहीं होता। एग्जाम्पल अगर दे दे तो ये भी अच्छा है। फिर एक कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब वह मैटर का वह प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी मैटर को उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ड्यू टू विच सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड, जिसमें हम सब्सटेंस को कंप्रेस कर सकते हैं। मीन्स इट्स वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज, कंप्रेस जैसे ही करेंगे तो ऑब्वियसली बात उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। गैसेज आर कंप्रेसेबल वेयर एज सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट, गैसेज जो है कंप्रेसेबल है, गैसेज को हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फ्लूइडिटी, फ्लोइंग टेंडेंसी मतलब बहने की टेंडेंसी, जो आसानी से बह सके, बहने की टेंडेंसी जो होता है किसी सब्सटेंस का वही उसका क्या है? तो फ्लूइडिटी है। तो फ्लूइडिटी का अगर लिखने के लिए आ जाए तो लिखेंगे फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। गैसेज एंड लिक्विड आर फ्लूइड, गैसेज और लिक्विड आसानी से बह सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मूव कर सकता है और एट हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में, इसलिए उसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। सॉलिड को जहाँ रखेंगे वो एज इट इज वहीं पर पड़ा रहेगा, तो सॉलिड फ्लूइड नहीं होता है। देखिए फिलिंग ए गैस कंटेनर मतलब किसी भी गैस कंटेनर को भर देना। तो ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन ए गैस कंटेनर बाय कंप्रेसिंग इट अंडर हाई प्रेशर। द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज ऑफ, देखिए ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन ए गैस कंटेनर। बहुत सारे गैस मतलब हमारे पास अगर गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसको हम किसी गैस कंटेनर में उसको कंप्रेस करके, गैस के कंटेनर उसको आसानी से कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे उसको हम उसके अंदर रख सकते हैं। यही उसका मतलब, ये उसके कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही हो पाया। इसी को हम क्या कहते हैं? फिलिंग गैस कंटेनर। किसी भी गैस कंटेनर को भरना तो क्यों होता है? तो क्योंकि गैसेज जो है आसानी से कंप्रेसेबल हो जाता है, उसको हम कंप्रेस करके गैस कंटेनर को भर सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं इसमें। शेप क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग ए डेफिनिट जियोमेट्री, वैसा प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना डेफिनिट जियोमेट्री हो उसको हम शेप कहते हैं। सब्सटेंस, सॉलिड हैव ए डेफिनिट शेप, सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है जबकि गैसेज और लिक्विड के पास डेफिनिट शेप नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट और बाय द मूविंग मॉलिक्यूल, वह एनर्जी जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग मॉलिक्यूल के पास होता है। कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम बाइक चलाते हैं, या कोई ट्रेन मोशन में है, कोई भी चीज़ जो मोशन में होता है उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो एनर्जी अटैच्ड होता है उसके पास होता है, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।
और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका क्या होता है कि रैंडम मोशन बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी एज ए रिजल्ट बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज पॉजेज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, जो गैसेज का पार्टिकल्स होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल आप दे दे तो बढ़िया होगा। डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डेंसिटी का डेफिनेशन आ सकता है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म है, 3 अलग अलग टर्म है, एक तो डेंसिटी है, दूसरा है मास है, तीसरा वॉल्यूम है। तो 3 में से 2 आपको दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, डेंसिटी को हम केजी पर लीटर में निकाल सकते हैं। अगर यूनिट देखें तो मास का क्या हो सकता है, केजी हो सकता है, और वॉल्यूम का क्या हो सकता है, लीटर हो सकता है। तो केजी पर लीटर, या इसी को हम ग्राम पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम निकाल सकते हैं। तो यूनिट अलग अलग है, यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम यहाँ पर दिखाया है, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बस आप फॉर्मूला ध्यान रखें, क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। बस यूनिट जो होगा देखेंगे, सीजीएस में है तो सबको सीजीएस में रखेंगे, एमकेएस में है तो सबको एमकेएस में रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन्स। ये सब क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछा जा सकता है, कारण पूछा जा सकता है। जैसे गिव रीजन से पहला क्वेश्चन है कि ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ड। कोई गैस जो है किसी भी वेसल्स में जब उसको हम रखते हैं तो पूरे वेसल्स के कंटेनर को वो फिल कर देता है, पूरे मतलब उसमें पूरा भर जाता है। तो हम कई बार वही करें कि कीवर्ड आप ध्यान रखिए, आप कीवर्ड ध्यान रखेंगे आपको चीज़ें आसानी हो जाएगी। जैसे गैस के बारे में हम क्या कर सकते हैं कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। फोर्स अट्रैक्शन जब ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, वेरी लिस्ट होगा, तो क्या होगा, पार्टिकल्स उसका दूर दूर रहेगा। पार्टिकल्स जैसे ही दूर दूर रहेगा तो चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करें, तो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसके कारण जिस भी वेसल्स में उसको हम रखते हैं वो पूरे वेसल्स जो है हमारा फुल हो जाता है, कम्प्लीटली फिल हो जाता है। ऑल राइट, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इज केप्ड। 2 ही है यहाँ पर कीवर्ड, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है या लीस्ट होता है, और दूसरा है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट है तो स्पेस जो है कि मैक्सिमम स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। बस इसी को लिख देना अपने भाषा में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज इज नेग्लिजिबल। जो गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स है गैस का वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ऑल राइट, हैंस काइनेटिक एनर्जी पॉजेज बाय देयर मॉलिक्यूल ऑल्सो हेल्प फॉर द सेम। और साथ ही साथ हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा करेगा, तो वो दूर दूर अपने जो है खुद को चाहेगा कि हम फैलाएं। दोनों लिख सकते हैं हम। फिर है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ भी वही चीज़ है कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन शो करता है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है तो रैंडम मोशन मतलब कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, उधर दीवार से टकराएगा, कोई उधर के दीवार से टकराएगा, और जैसे वॉल से टकराता है तो वो एक प्रकार से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे हम भी अगर दौड़ के जाएँ दीवार से टकराए तो हम दीवार पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं दीवार हमारा कमज़ोर हो तो दीवार गिर जाएगा, तो प्रेशर से तो कोई चीज़ें गिर जाती है। तो सेम चीज़ है, गैस का पार्टिकल्स जो है उसमें रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, जिस भी कंटेनर में उसमें रखेंगे हम उसको, तो वो उस पर जाके एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण कि प्रेशर लगता है। हम जानते हैं कि प्रेशर वर्क क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया पर अगर फोर्स एक्सर्ट होता है तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार का प्रेशर एक्सर्ट होगा। हम लिख सकते हैं, देखिए द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रैंडम। जो पार्टिकल का मोशन होता है रैंडम होता है, एंड random and having a very high speed in the gaseous state. The motion of particles is random and having very high speed in the gaseous state. gaseous state में उसका मोशन जो है रैंडम होता है और स्पीड भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। रैंडम मोशन के कारण जो पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करता है वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने इस फोर्स के कारण, जो एक प्रकार से वो टकराता है तो फोर्स एक्सर्ट करता है, और पर यूनिट एरिया पर जब वो फोर्स एक्सर्ट होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वुडन टेबल इज शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहेंगे, तो वुडन टेबल का एक अपना डेफिनिट शेप होता है, फिक्स्ड शेप होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऑलराइट, इसलिए उसको हम सॉलिड कहेंगे। इन सब रीजन्स को लिख देना है। देखिए देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज द लिस्ट। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है और मॉलिक्यूल के
जो मॉलिक्यूल्स है वुड का उसमें स्पेस बहुत कम होता है। सो ए वुडन टेबल हैज़ ए डेफिनिट शेप, वुडन टेबल के पास एक डेफिनिट शेप होता है एंड वॉल्यूम एंड इसलिए उसको हम सॉलिड कह सकते हैं। फोर्थ है कि वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटा एक्सपर्ट। मतलब हम आसानी से अपने हाथ को हवा में घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन वही हमको अगर किसी वुडन टेबल पर हाथ घुमाना हो तो हमको कराटा एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है। कारण वही है कि जो एयर में मॉलिक्यूल्स का बहुत दूर दूर होता है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल, वेरी लीस्ट होता है, तो आसानी से हम उसमें अपने हाथ को हम जो मूव कर पाते हैं। लेकिन हमारा जब हम वुडन टेबल पर अपने हाथ को हम एग्जर्ट करते हैं तो वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस ना के बराबर है। तो जब स्पेस नहीं है तो हम अपने हाथ को आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। अगर हमको मूव करवाना है तो किसी कराटा एक्सपर्ट के पास, या कराटा एक्सपर्ट अपने आसानी से मूव कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करता है। देखिए, बट ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड इज क्लोजली पैक्ड molecules, so there is no question of the movement of hand through it in absence of suitable force in proper direction। मतलब जब तक हम suitable force नहीं लगाएं, जितना force हमको चाहिए उतना अगर force नहीं लगाएंगे तब तक कि हम उसमें अपने हाथ को उससे पास नहीं कर सकते। तो कराटा एक्सपर्ट के पास चूँकि फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, उनको उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होती है, तो वो अपने आसानी से हाथ को मूव कर पाते हैं। क्वेश्चन है फोर्थ, liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice float on water, find out why। इस क्वेश्चन को हमने क्लास में भी डिस्कस किया है कि लिक्विड का डेंसिटी लगभग कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो जो हमारा आइस है, आइस क्या होता है, सॉलिड होता है। तो आइस सॉलिड है तो सॉलिड को तो पानी के अंदर डूब जाना चाहिए था, लेकिन आइस फ्लोट करता है पानी के ऊपर, क्यों? तो देखिए, लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ सॉलिड, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड, सो इट इज ऑल्सो भी हैव लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ द सॉलिड दैट इज आइस। बहुत मतलब लंबा घुमा फिरा के ये लिखा है, हम आप डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। देखिए, आइस जो होता है सॉलिड है, नो डाउट आइस सॉलिड होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है कि आइस में जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, वो केज लाइक स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, आइस के पास क्या होता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वैकेंट स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। केज लाइक स्ट्रक्चर पिंजरा का जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें खाली स्पेस होता है, और उस स्पेस में क्या होता है कि एयर का मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है, हवा का मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है, और हवा पानी से डेंसर होता है, हवा पानी से रेयरर होता है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है। हवा की डेंसिटी पानी से कम होती है, तो हवा के कारण ही जो आइस है बर्फ के ऊपर, पानी के ऊपर तैरता है। एक बार फिर से बोल देते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि जो सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होता है, तो फिर आइस जो सॉलिड है वो पानी के ऊपर तैरता क्यों है? डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो उसको डूब जाना चाहिए था। तो आइस में एक रीज़न दूसरा है। देखिए, आइस भले ही आपको सॉलिड दिख रहा है, लेकिन है क्या वहाँ पर कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो केज लाइक होता है, पिंजरा के जैसे स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर में ना, मान लेते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर, उसमें एयर ट्रैप होता है, हवा जो है उसमें ट्रैप हो जाता है, तो हवा की डेंसिटी तो कम होती है, हवा की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो क्या जो है आइस जो है हमारा पानी के ऊपर तैरता है। बस इस रीज़न को हमको लिख देना है। तो केज लाइक स्ट्रक्चर याद रखिए, और डेंसिटी, एयर का डेंसिटी कम याद रखिए, तो उस चीज़ों से हम लिख सकते हैं। पेज नंबर 9 पे देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। जो टेम्परेचर दिया है इसको सेल्सियस स्केल में हमको करना है, केल्विन में दिया हुआ सेल्सियस स्केल में इसको करना है। तो हम जानते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए 273 ऐड करते थे, 273 ऐड करते थे, तो केल्विन से सेल्सियस में जाने पर 273 माइनस कर दीजिए। 300 में से 273 घटा देंगे तो हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और 573 में से 273 घटा देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। केल्विन से सेल्सियस में जाने पर 273 माइनस कर देंगे, सेल्सियस से केल्विन में जाने पर 273 ऐड कर देंगे। और हमने तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से बताया है, तो आप उसको भी ध्यान रखिए, हो सकता है उस पर क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है, 250 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको समझते हैं अच्छे से। एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। हम सभी जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 250 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा हो गया। द स्टेट ऑफ वाटर विल स्टीम, इस टेम्परेचर पर पानी का स्टेट कैसा होगा, स्टीम होगा, और जिसको हम वाटर वेपर भी कहेंगे, दैट इज गैसेज स्टेट। तो 250 डिग्री सेल्सियस वो या तो स्टीम के फॉर्म में होगा, या वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, या गैसेज स्टेट को भी हम लिख सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है ट्रांजिशन स्टेट इसको कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब दोनों, लिक्विड फॉर्म में भी होगा और स्टीम के फॉर्म में होगा, गैसेज स्टेट में भी होगा, इसलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं।
100 डिग्री सेल्सियस देयर विल बी ए ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द गैस स्टेट, सो एट दिस टेम्परेचर द स्टेट इट में बी लिक्विड एज वेल एज गैसेस। इस स्टेट पर वो जो है लिक्विड हमारा जो है मतलब पानी लिक्विड के स्टेट में साथ साथ गैसेस स्टेट में भी होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों स्टेट में रहेगा, लिक्विड के साथ साथ गैसेस में, लेकिन 100 से जैसे ही ज़्यादा हो तो बिल्कुल स्टेम हो जाएगा वो। नेक्स्ट है फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इसके बारे में हमने बात किया है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब स्टेट चेंज हो रहा है, जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो रहा होता है, बर्फ़ जब पानी बन रहा होता है या जब पानी जो है हमारा गैस बन रहा होता है, तो वो उसका जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसके पीछे क्या कारण है, तो लेटेंट हीट उसके पीछे कारण है। लेटेंट हीट दो प्रकार का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो उसके पीछे क्या कारण है कि लेटेंट हीट है। इसको समझते देखिए, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा होता है, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो रहा होता है, उसमें क्या होता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दिस कैन वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसको हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, जहाँ वो पिघलने लगे, उस पर हम उसको हीट करते हैं उस टेम्परेचर पर, तो सबसे पहले कि टेम्परेचर पहले राइज करता है एंड बिकम कांस्टेंट, कुछ देर के बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। व्हेन रीचेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब उसका टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाएगा, तो फर्दर हीट करने पर द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सब्सटेंस हेल्प्स टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स। जो उसके बाद जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, सॉलिड को हम लिक्विड कर रहे हैं, तो सॉलिड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में वो चला जाता है। हेल्प टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसी हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। डेट इज़ वाई द टेम्परेचर डज नॉट राइज, यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए हिंदी में अच्छे से, कि जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम वीक करने में, उसको ब्रेक करने में हमारा सारा का सारा टेम्परेचर चला जाता है, और यही कारण है कि हमारा जो है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब आगे नहीं बढ़ता है। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ग्रुप में बताया जाता है। दोनों के बारे में हमने आपको बताया, एक तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, दूसरा 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। क्वेश्चन है सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करना है, गैस को लिक्विफाई करना है, तो आपको एक मेथड बताना होगा। तो एक तो है कि टेम्परेचर को कम कर दीजिए और दूसरा प्रेशर को ज़्यादा कर दीजिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। देखिए, बाय अप्लाइंग अ प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे, इससे हमारा गैस जो है लिक्विफाइड हो सकता है आसानी से। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, इसी को लिखना है। नेक्स्ट है वाई डज ए डिजर्ट कूल फास्टर ऑन ए हॉट ड्राई डे। जो डिजर्ट कूलर होता है वो आसानी से मतलब बढ़िया ठंडा कर पाता है हॉट ड्राई डे, जब दिन जो हमारा हॉट डे हो, कैसा हो, ड्राई हो, एकदम सूखा हो, मतलब ह्यूमिडिटी ना के बराबर हो। देखिए उसके पीछे क्या कारण, ह्यूमिडिटी का ही कारण है। ए डिजर्ट कूलर फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इवेपोरेशन, वो इवेपोरेशन के कंसेप्ट पे काम करता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर इवेपोरेशन का रेट तो बढ़ ही जाता है। एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ेगा तो हमारा इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिए, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो हमारा इवेपोरेशन कम हो जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर से, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा इवेपोरेशन बढ़ेगा, या टेम्परेचर कमेगा तो हमारा इवेपोरेशन कम हो जाएगा। दूसरी बात, इवेपोरेशन जो है ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इवेपोरेशन जो है ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो हमारा इवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी को हम देख रहे हैं ना, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो हमारा इवेपोरेशन कम हो जाएगा। एयर के अंदर अगर ह्यूमिडिटी, वाटर कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो हमारा जो है इवेपोरेशन कम हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी जितना कम होगा तो हमारा इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो जब हॉट ड्राई डे होता है, मतलब एकदम सूखा और गर्म दिन, ऐसा जैसे अभी जो चल रहा है, एक तो गर्म बहुत ज़्यादा है और जो है हवा भी जो चल रही है एकदम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है, तो अभी जो है इवेपोरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। ऑलराइट, देखिए, एज इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द डे इज हॉट, जब इवेपोरेशन डे हॉट होता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। एंड ड्राई, सो द डिजर्ट कूलर फंक्शन टू बी बेटर एक्सटेंट, इसलिए जो हमारा डिजर्ट कूलर होता है अच्छे से काम कर पाता है जब हॉट ड्राई डे हो। हॉट ड्राई डे, गर्म हो और सूखा दिन हो, मतलब ह्यूमिडिटी कम हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अगर मटका के अंदर हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है गर्मियों के सीजन में। तो उसके पीछे कारण क्या है कि इवेपोरेशन और साथ साथ उसके अंदर जो एयर थोड़ा बहुत स्पेसेस होता है उससे पानी बाहर आते रहता है और वही पानी जो है एयर से टेम्परेचर लेके इवेपोरेट हो जाता है और जैसे ही टेम्परेचर लेता है तो आसपास का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है जिसके कारण उसका पानी ठंडा रहता है। देखिए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थन पॉट। जो हमारा मटका होता है ना उसके सरफेस पे ना बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है। द वाटर स्टोर्ड इन द अर्थन पॉट इवेपोरेट फास्टर। जो अर्थन पॉट के अंदर पानी होता है वो आसानी से इवेपोरेट हो जाता है उस पोर से निकलकर और वो हमारे टेम्परेचर को क्या करता है कम कर देता है। एज द प्रोसेस इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण तो कूलिंग इफेक्ट होता है हमने पढ़ा भी था। द स्टोर्ड वाटर इनसाइड द अर्थन पॉट बिकम्स कूलर। यही कारण है कि जो स्टोर्ड वाटर उसके अंदर रखा होता है वो ठंडा होता है। वाट इज़ आवर पाम फील कोल्ड व्हेन यू पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। देखिए हमारा हाथ ठंडा क्यों फील होता है जब हम अपने हाथ पर थोड़ा बहुत एसीटोन क्या होता है नेल पॉलिश रिमूवर। कुछ लोग नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते होंगे वही एसीटोन होता है हमारा। एसीटोन को रखिए हाथ पर या पेट्रोल को रखिए या किसी परफ्यूम को हम रखते हैं तो हमारा हाथ थोड़ा ठंडा फील होता है। कारण क्या है कि उसका देखिए जो हमारा एसीटोन होता है पेट्रोल होता है परफ्यूम होता है वोलाटाइल, ये सब क्या वोलाटाइल सब्सटेंस है। ये आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट वेरी फास्ट, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है व्हेन एक्सपोज टू लार्ज सरफेस। जब लार्जर सरफेस पर इसको एक्सपोज मतलब खुले रखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे ऑब्जर्व द रिक्वायर्ड हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब इस प्रोसेस के दरमियान वो जितना उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए वो आसानी से ले लेता है हमारे पाम से हथेली से। सो द प्रोसेस कॉज कूलिंग। और जैसे ही हमसे टेम्परेचर लेता है तो हमको ठंडा लगेगा। ऑब्वियसली बात हमारा टेम्परेचर जैसे ही कम होगा हमारा टेम्परेचर बाहर निकलेगा तो हमको ठंडा फील होगा। नेक्स्ट है वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रादर देन ए कप। मतलब आप किसी भी सॉसर का मतलब हो गया कि बड़ा पतला सा आपका एक प्याली कह सकते हैं। आप प्याली में आसानी से चाय हो या कोई सूप हो सकता है उसको पीने में थोड़ा सुविधा होता है कंपेयर टू कप। तो कप का सरफेस एरिया कम होता है। कप का क्या होता है हम लिख सकते हैं कि कप का सरफेस एरिया कम होता है लेकिन जो हमारा प्याली होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने पर हमारा इवेपोरेशन बढ़ जाता है और इवेपोरेशन हमको कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इसी चीज़ को लिख देना है। ए लिक्विड हैज़ लार्ज सरफेस एरिया इन सॉसर देन इन ए कप। सॉसर में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। दस इट इवेपोरेट फास्टर, इसलिए उसका इवेपोरेशन आसानी से हो जाता है। एंड कूल्स फास्टर, और साथ ही साथ वो ठंडा भी आसानी से हो जाता है। फॉर दिस रीज़न भी, इसी कारण से हम कि जो सूप हो या जो हमारा टी है उसको हम सॉसर में पीना प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू उसमें कप में। वाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर। समर में हमको किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए। तो ऑब्वियसली है कि कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए क्योंकि कॉटन बेस्ट एब्जॉर्बर होता है। ये जो है कॉटन जो हमारे स्वेटिंग को पसीना को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर से जो हमारा बॉडी टेम्परेचर लेके वो आसानी से पसीना उड़ भी जाता है जिसके कारण हमको ठंडा फील होता है। देखिए वी शुड वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ इन समर। हम समर में थोड़ा हल्के रंग का कॉटन क्लॉथ ही पहनना चाहिए। कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन क्या है तो वाटर या स्वेट का पसीना का गुड एब्जॉर्बर है, आसानी से उसको अवशोषित कर लेता है। इट प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर द स्वीट टू इवेपोरेट, और साथ ही साथ जो सरफेस एरिया इवेपोरेशन के लिए हमारा जो पसीना आसानी से इवेपोरेट हो पाए वाष्पित हो पाए उसके लिए सरफेस एरिया भी अच्छा प्रोवाइड कराता है, बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। लाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट, साथ ही साथ जो हल्का कलर होता है वो हीट को भी कम एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, अपने तरफ एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो वियरिंग लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ, इसलिए अगर हम लाइट कलर का कॉटन क्लॉथ अगर पहनते हैं तो हमको वो गर्मियों में थोड़ा कंफर्टेबल होता है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसको आपको कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना आसानी से 273 माइनस कर देंगे, ये हम बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है। ऑलराइट, यहाँ आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। इतना लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए था। हम अपना स्पीड भी बरकरार रखे हुए हैं, हम ज़्यादा थोड़ा स्पीड ही रखे थे। अगर स्लो करते तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो देखने में भी आपको थोड़ा सुविधा नहीं होता। तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हैं। हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखा है, उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपके क्वेरी को फुलफिल करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आसान है, आप इसको देखिए। हम एक बार इसको यहाँ पर रोटेट कर देते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ से उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, समझा देंगे हिंदी में। ऑलराइट, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, ज़्यादा लंबा वीडियो ठीक नहीं लगता है और पढ़ने में भी दिक्कत होता है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन क्या करें,
कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एनसीईआरटी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो चीज़ें तो थोड़ा टाइम लगेगी। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़िएगा। चीज़ें हैं कि बहुत आसान है, बस हम बार बार वही कह रहे हैं कि आप हर चीज़ का कीवर्ड ध्यान रखें, कीवर्ड ध्यान रखें, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कीवर्ड ध्यान रखेंगे, लिखने में 2 विद्यार्थी बिल्कुल है कि हमेशा सेम नहीं लिख सकता है, और एग्जामिनर को पता होता है कि उसको क्या चेक करना है क्या नहीं चेक करना है। ऑलराइट, तो देखिए ये हमारा था लगभग, ये सॉल्यूशन था पूरा आपका एक्सरसाइज का। कोई भी प्रॉब्लम होता है ज़रूर पूछिएगा, हम इसको डिस्कस तो नहीं किए हैं, हमको लगा कि आसानी है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि आधा घंटा से कम इसमें और टाइम नहीं लगेगा, तो वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, तो उसमें कोई हमें नहीं लगता है कि कोई इसमें महारत वाला काम है। जैसे नेप्थलीन एक सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन इसका कारण है। इसको लिखा जा सकता है, आसानी से लिखा जा सकता है। हमने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, क्लास में भी इसको अच्छे से देखा है। आप प्लीज़ कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, हम उसको फुलफिल करेंगे। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैसा लगा ये वीडियो, कहीं कुछ मिस्टेक्स हो गया होगा तो प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि फीडबैक मिलने पर ही ना हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। ऑलराइट, इनसा हो सकता है ह्यूमन एरर है, कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो सकता है, किसी से भी मिस्टेक्स हो जाता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा दरकिनार करके इसको पढ़िए, ध्यान रखिए, आपको अच्छा लगेगा। और किसी भी प्रकार का, हम बार बार वही करें, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप जानते हैं सब, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।